Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपीएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 जो अभी बीएड के लिए एग्जाम होना है। बाकी सब्जेक्ट का तो हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और वो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 52 की वैकेंसी आपको जुलाई के लास्ट या अगस्त में देखने को मिलेगी। इसकी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं आपको। AHC RO इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जीके पेपर फर्स्ट, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में तो जीके प्लस हिंदी दोनों है। आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, सभी के लिए यूजफुल है। ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी तरीके से पूछा जाए लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीएम्बल और दूसरा टॉपिक है ये फंडामेंटल राइट्स। एक एक टॉपिक आपको अच्छे से करवाए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। साथ के साथ रिवीजन करते रहना ताकि आगे चल के आपको इश्यू नहीं हो, और प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे। जिन साथियों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। यहां से हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे ताकि आपको हर चीज अपडेट रहे। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं इन तीनों एग्जाम्स के लिए किसी भी, तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वैसे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, इसका सोर्स क्या है? इसका जो स्रोत है, सोर्स है, ये है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में है बिल ऑफ राइट्स और वहीं से ये लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिका से। संविधान में कहां है? तो ये संविधान का जो पार्ट 3 है, संविधान का पार्ट 3 उसमें है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से और 35 ये है पार्ट 3 संविधान का भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3, ये भाग 3 इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका नेचर कैसा है? फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका नेचर ये न्याय संगत है। न्याय संगत मतलब जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल है इसका मतलब है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए इनका उल्लंघन होने पे कोई भी नागरिक सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां पे आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं, अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए। आप मूल बनाम वर्तमान संख्या, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मूल अधिकार थे। जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब संविधान ओरिजिनल था, जो मूल संविधान, उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन 1978 में, और उसके द्वारा आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था। इसमें आर्टिकल 31 और इसको फिर जोड़ दिया आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300A में जोड़ दिया। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और उसको 300A अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक और पूछ लिया जाता है कई बार कि इनमें से किस में संपत्ति का अधिकार था? तो एक तो आर्टिकल 31 में था, इसके अलावा आर्टिकल 19(1)(f) इसमें भी संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। और अभी प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। जो फाउंडेशन आर्टिकल है, बुनियादी अनुच्छेद जिन्हें कहते हैं फाउंडेशन आर्टिकल,
आर्टिकल 12 से 13। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य मतलब पॉलिटी में जनरली राज्य देश को ही लिखा गया है, स्टेट मतलब कंट्री। अब इसमें क्या क्या शामिल है? भारत सरकार, पार्लियामेंट, राज्य की सरकारें, विधानमंडल, सभी जो स्थानीय प्राधिकरण है जैसे नगर पालिका, पंचायत, या इसके अलावा जो अदर वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण भी है जैसे LIC है, ONGC है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सभी इसी में ही आते हैं राज्य में। राज्य का मतलब भारत की सरकार और संसद, स्टेट गवर्नमेंट, विधानमंडल, नगर पालिका, पंचायत, ये सभी चीजें इसमें आती है। ये राज्य की डेफिनेशन दे रखी है अनुच्छेद 12 में, आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 क्या है? मूल अधिकारों से असंगत विधियां, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। ये अनुच्छेद जुडिशियल रिव्यू का बेस है। जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है, न्यायिक समीक्षा करता है किसी भी कानून की, वो बेस सुप्रीम कोर्ट को मिलता है आर्टिकल 13 से। इसमें है अनुच्छेद 13 में कि कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसा लॉ जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वो वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जिसे ग्रहण का सिद्धांत, और डॉक्ट्रिन ऑफ जो सिवरेबिलिटी है, पृथक करणीयता का सिद्धांत, ये दोनों ही शामिल हैं। तो ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 13 मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेट कर रहा है ऐसा कानून है तो नल एंड वॉइड उसको घोषित कर दिया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स का डिटेल में जो है आर्टिकल 14 से 32 है। 12-13 तो हमने देख लिया क्या है इसमें, आर्टिकल 14 से 32। पहला जो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ये राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से और 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और ये कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहां से? ब्रिटेन से लिया है। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इसमें दो चीजें हैं अनुच्छेद 14 में। एक तो विधि के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से लिया है, और दूसरा जो है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ ब्रिटेन से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये अमेरिका से लिया है। ये दो चीजें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, रिलीजियस क्या है उसका रिलीजन, उसकी कास्ट क्या है, उसका क्या सेक्स, मेल फीमेल, उसका बर्थ प्लेस क्या है, इन किसी भी बेस पे उसके साथ, नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, वो निषेध है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पे किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 16 क्या है? अनुच्छेद 16 ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है इसमें समान अवसर मिले, अवसर की समानता हो। और जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन वो इसी में ही दिया हुआ है। रिजर्वेशन आर्टिकल 16 में, इसी में आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता है उसका अंत है। किससे रिलेटेड है ये? अनटचेबिलिटी से। अनटचेबिलिटी जो अस्पृश्यता है ये एक एब्सोल्यूट राइट है, एक पूर्ण अधिकार है। ये अनुच्छेद 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अबोलिशन ऑफ टाइटल, जो उपाधि हैं, टाइटल्स मिलते हैं, इनका अंत। सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर किसी तरह का कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता। सैन्य और जो शैक्षणिक उपाधियां हैं वो ही दी जा सकती है, बाकी कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। पहले भांति भांति की उपाधियां हर कोई दे देता था, अब नहीं दे सकते।
ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। जो साथी नए हैं और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे यहाँ से आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, ना सिर्फ आपकी क्लासेज बल्कि प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से और 22, अनुच्छेद 19 से 22 राइट टू फ्रीडम है। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं, 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं दी गई है। कौन कौन सी है? आर्टिकल 19 1 में 6 है। 19 फर्स्ट ए, फर्स्ट ए में क्या है? बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में है और इसी में मीडिया वगैरह अपने आप को लेता है। संविधान में कहीं मीडिया का जिक्र नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता को इसी में शामिल मानते हैं, एक परंपरा है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि मीडिया इसमें आएगा। बी में क्या है? 19 फर्स्ट बी में शांतिपूर्वक और बिना निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांति से आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये इसमें है, पीसफुल प्रोटेस्ट। थर्ड जो है 19 फर्स्ट सी, इसमें आप सहकारी समितियां, संघ, सहकारी संगम ये सब बना सकते हैं। कोई भी अपनी कोई कमेटी वगैरह इसमें बना सकते हैं। डी में क्या है? इसमें डी में आप देश के किसी भी राज्य में, मूवमेंट से रिलेटेड है ये। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी सर्वत्र आप मूव कर सकते हैं, इसकी आजादी आपको, आप देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। आर्टिकल 19 फर्स्ट ई में क्या है? इसमें आप भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, वहां पे जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं देश के किसी भी जगह में। 19 फर्स्ट जी क्या कहता है? 19 फर्स्ट जी है आपको व्यापार करने की, कोई भी व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता है। तो ये है जो 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं दी है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है इसमें। मतलब एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 20, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 21 जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मेनका गांधी मामला हुआ था 1978 का, 1978 में मेनका गांधी का एक केस था और उसमें इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया है। पहले इसका दायरा बहुत कम था लेकिन इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया है। स्वच्छ पर्यावरण, प्राइवेसी, ये सब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आ गई है। पहले राइट टू लाइफ ही समझा जाता था, पर्सनल लिबर्टी की चीजें नहीं थी, लेकिन अब इसमें काफी चीजें आई हैं जब से मेनका गांधी का केस हुआ, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978। आर्टिकल 21A जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये जोड़ा गया था 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था और ये राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 21A। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और इससे संरक्षण है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो एंटीसिपेटरी बेल वगैरह ये का सिस्टम है, या कुछ केसेज में आपको प्रोटेक्शन मिलता है गिरफ्तारी से, वो अनुच्छेद 22 में है।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो एक मानव तस्करी है या फिर जो फोर्स लेबर, मानव तस्करी या फोर्स लेबर, ये इस पे रोक है। जबरन आप किसी से मजदूरी करवा रहे हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इस पे रोक है। आर्टिकल 23 के तहत इसमें निषेध है ये। अनुच्छेद 24, 14 साल से कम, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पे आप इनको कारखानों में काम नहीं करवा सकते। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन है अनुच्छेद 24। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर है, जबकि अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कारखाने वगैरह में कोई काम नहीं करवा सकता, ये प्रोहिबिशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 25 से, और 28 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानना, उसका आचरण करना और प्रचार करने की स्वतंत्रता इसमें लिखी गई है अनुच्छेद 25 में। आर्टिकल 26 क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आपके जो धार्मिक मामले हैं उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? टैक्स से स्वतंत्रता, आपके जो विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, स्पेशल रिलीजन के लिए टैक्स के भुगतान से स्वतंत्रता है, टैक्स नहीं लगेगा इसमें। और आर्टिकल 28 है शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता आर्टिकल 28 है। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूट आर्टिकल 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है आर्टिकल 29 है, ये माइनॉरिटीज का है, माइनॉरिटीज का है, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण, उनकी भाषा, उनकी लिपि, इससे इसको प्रोटेक्शन से रिलेटेड है आर्टिकल 29, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 क्या है? जो अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटी, उसको शिक्षा संस्थाओं की वो स्थापना कर सकता है और उसका जो प्रशासन है उसको भी अधिकार है, एडमिनिस्टर करने का भी अधिकार है। तो ये माइनॉरिटीज से रिलेटेड है दोनों, लेकिन इसमें माइनॉरिटीज में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको स्थापित करना और उनका जो क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो उसका अधिकार दिया है अनुच्छेद 30 में। तो ये दोनों कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये है आर्टिकल 32। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा था? तो इसी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो रिट है वो आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत, और इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक अधिकार हाई कोर्ट के पास है। और ये अक्सर एग्जाम में स्टेटमेंट बेस पूछ लिया जाता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट से भी व्यापक रिट क्षेत्राधिकार है हाई कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में ही अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर पर्पज के लिए भी रिट जारी की जा सकती है एज पर 226। सुप्रीम कोर्ट में जो मौलिक अधिकार हैं इनको लागू करने के लिए 5 रिट हैं, जो 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। पहला है हीबस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है अवैध हिरासत में नहीं रख सकते। अगर किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा है तो उसको फिजिकली प्रस्तुत करो, फिजिकली प्रेजेंट करो, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हीबस कॉर्पस। उसको व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो, अवैध हिरासत के खिलाफ है। दूसरा है परमादेश, मंडमास। इसमें सरकारी अधिकारी है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो अपने अधिकारों का
अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो ये परम आदेश का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड मतलब हम आदेश देते हैं। इसमें तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब रोकना। किस चीज को रोकना? कोई भी हाई कोर्ट अगर निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है लोअर कोर्ट, तो उसको रोकता है हाई कोर्ट। उसको लोअर कोर्ट को बताया जाता है कि आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, आप इसमें क्यों जजमेंट दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। उत्प्रेरण है। उत्प्रेरण, इसमें जो लंबित मुकदमे हैं उसमें उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाता है, उनको पूर्णतया सूचित कीजिए। इसका मतलब होता है कि आप पूरी तरह से सूचना दीजिए। जो पेंडिंग केसेज हैं उनको उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना, मतलब हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफर करना, पेंडिंग केसेज वगैरह, तो वो होता है ये। क्यू वारंटो होता है किस अधिकार से? कोई भी आदमी अगर कोई सार्वजनिक पद पे बैठा है जब अवैध रूप से, तो उसको सार्वजनिक पद को रोकने के लिए ये रिट जारी की जाती है, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। किस अधिकार से? तो ये ध्यान रखना। पांचों कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये केवल भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 भारतीय और विदेशी दोनों को कौन से फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं? तो भारतीय और विदेशी दोनों को जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, 24 और 24 से और 28 तक, 25, 26, 27, 28 ये दोनों को प्राप्त है। राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पे क्या प्रभाव होता है फंडामेंटल राइट्स पे? नेशनल इमरजेंसी लग गई तो किसी भी परिस्थिति में, ये 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और 42वां संविधान संशोधन किया था जब बहुत सारी चीजें बदल दी गई थी, इवन प्रियम्बल भी चेंज हुआ, काफी चीजें चेंज हुई। उसके बाद आया 44वां संविधान संशोधन, जब नई गवर्नमेंट आई जिनकी, उन्होंने किया 1978 में। तो इसमें एक चीज क्लियर मेंशन की, कोई भी कंडीशन हो, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, आप आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। किसी भी परिस्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 है वो तो स्वतः निलंबित हो जाता है। जो आपका अनुच्छेद 19 है जिसमें वो बोलने की, प्रोटेस्ट करने की, वो जो चीजें हैं 6, वो स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन केवल तभी जब आपातकाल, युद्ध या बाहरी आक्रमण हो उस पे। पहले लिखा हुआ था इसमें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे किया था इंदिरा जी ने नेशनल इमरजेंसी, लेकिन इसमें अब क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी सशस्त्र विद्रोह कर रहा है उसके बेस पे नहीं खत्म हो जाएगा आपका आर्टिकल 19। अगर आपातकाल लगा है वो भी युद्ध या बाहरी आक्रमण के टाइम पे। आर्टिकल 33, 34, 35 ये आर्म फोर्सेज से संबंधित हैं। आर्म फोर्सेज, जो आर्म फोर्सेज है, सशस्त्र बल, उनसे संबंधित है। मार्शल लॉ और इन अधिकारों को प्रभावी बनाने में संसद की जो शक्ति है उससे संबंधित है। आर्म फोर्सेज को लेके जो मार्शल लॉ या उनके जो अधिकार हैं उनको लेके पार्लियामेंट की जो पावर है वो 33, 34 और 35 में है। तो उम्मीद है यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, अदरवाइज नोट्स भेजे हुए हैं और इस आपको सेपरेट टॉपिक वाइज भी नोट्स दे रहे हैं। पूरे सिलेबस के नोट्स तो मिल ही रहे हैं, उसके अलावा टॉपिक वाइज भी, जैसे ये टॉपिक है तो इसके सेपरेट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी इश्यू हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।